Radio Udan. Radio Udan. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Listening to Radio Udan, A Flight of Life. This is Cricket Weekly with Anokha Ankit. हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और क्रिकेट वीकली के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ बात होती है सिर्फ क्रिकेट और सिर्फ क्रिकेट की, लेकिन बीते पिछले हफ्ते इतना कुछ हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे समझ नहीं आ रही है मैं शुरुआत करूं तो कहां से करूं, और मुझे ये लग रहा है मैं आपको क्या बता पाऊंगा, क्या छूट सकता है और क्या मैं भूल सकता हूं। ये तीनों ही बातें हो सकती हैं, लेकिन शो की शुरुआत बिल्कुल लेटेस्ट टेस्ट मैच से करते हैं। एशेस के चौथे टेस्ट से करते हैं। अगर पहले दिन की बात करें तो एक अच्छा खासा खेल ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया, लेकिन बात टेस्ट मैच पर नहीं करेंगे। टेस्ट मैच से पहले की बात करते हैं। 48 घंटे पहले इंग्लैंड ने जो है वो टीम अनाउंस की, जो कि अपने आप में एक अनयूजुअल सी चीज़ है, लेकिन उन्होंने करी। और इसके अलावा उन्होंने एंडरसन की वापसी कराई, रॉबिन्सन को नहीं खिलाया। बाकी पूरी टीम सेम थी, क्योंकि मोइन अली उनको टॉप 3 में खिलाना था। इस मोइन अली से जुड़ी हुई बात मैं आपको दो बातें बताता हूँ। पहली ये कि मोइन अली ने खुद ये बोला था कि मुझे नंबर 3 पर बैटिंग करनी है जब वो सेकंड इनिंग में आए थे, क्योंकि आपको पता हो फर्स्ट इनिंग में हैरी ब्रुक्स को नंबर 3 पे उतारा था, लेकिन हैरी ब्रुक्स का रिकॉर्ड जो है वो नंबर 3 पे बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप मोइन अली के फर्स्ट क्लास क्रिकेट को देखोगे तो उनका जो टॉप 3 पर है वो अच्छा है। तो मोइन ने खुद ये इनिशिएटिव लिया कि हैरी ब्रुक्स जो कि नीचे नंबर 5 पर बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, 50+ उनका एवरेज निकलता है, और अगर वो नंबर 3 पर आते हैं तो 19 ही आ जाता है। तो इस वजह से मोइन अली ने कहा कि मैं ऊपर खेलूंगा, और उसका फ़ायदा भी टीम को मिला। हैरी ब्रुक ने सेकंड इनिंग में बढ़िया खेला। दूसरी बात, आपको पता है कि मोइन अली की उंगली में कट आया हुआ है, उनकी उंगली में चोट है, लेकिन वो रिकवर हो चुकी है। लेकिन इसकी रिकवरी के पीछे एक महिला का हाथ है। दरअसल एक महिला ने मोइन अली को लेटर भेजा और उन्होंने कहा कि आप हनी का इस्तेमाल करिए, शहद से बनी हुई कुछ लेप का इस्तेमाल करिए। और फिर जो है वो लेप लगाया मोइन अली ने, और कहा कि मुझे काफ़ी आराम है इससे। लेकिन वो इतनी जल्दीबाजी में थे कि वो थैंक यू नहीं कर पाए हैं, वो लेटर उनसे कहीं गायब हो गया है। तो वो चाहते हैं कि वो महिला जो है उनसे वापस संपर्क करे और जो है वो उस महिला को थैंक यू कर पाए। तो ये एक इससे इंडियन कनेक्शन जुड़ता है, क्योंकि हम भी अगर आप खांसी की बात करते हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है तो आप शहद और अदरक का जो है लेप बना के पीते हैं, वो जो काढ़ा टाइप, बहुत से लोगों को नहीं पसंद, पर मेरा वो पर्सनल फेवरेट है, मैंने बचपन में बहुत खाया है। तो ये एक इंडियन कनेक्शन, एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है हनी वैसे भी आयुर्वेदिक है। खैर, क्रिकेट पे वापस लौटते हैं। तो मोइन अली के साथ ये दो बातें हुई। इसके अलावा एंडरसन को तो खिलाना था, क्योंकि वो उनका खुद का होम ग्राउंड है, उनको खुद का एक एंड है, जेम्स एंडरसन एंड है। वोक्स ने कमाल ही कर रहे हैं, वुड ने भी कमाल किया है। लेकिन सवाल ये था कि ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा। बहुत सारे सवाल थे कि क्या वो डेविड वार्नर को आउट करेगा और ग्रीन से ओपनिंग कराएगा है। लेकिन उन्होंने, और एक मैं बात सुन भी रहा था जो एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि हो सकता है कि टॉड मर्फी इतना जो है उनके काम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो टॉड मर्फी अभी उनको बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि इंग्लैंड उन पर अटैक कर सकता है। तो उनके दिमाग में था कि हम हेड से स्पिन करा लेंगे
और हम मार्श और ग्रीन दोनों को खिलाएंगे और वार्नर को भी खिलाएंगे, और वही नज़र आया है यहाँ पर। स्टार्क्स, कमिन, हेजलवुड तीनों खेल रहे हैं, ये कमाल की बॉलिंग लाइनअप। इसके अलावा ग्रीन भी हैं, मार्श भी हैं, डेविड वार्नर भी हैं, तो स्पिनर का काम ट्रेविस हेड के जिम्मे जो है वो अब रखा गया है। और तो ये था ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का जो चौथा टेस्ट मैच है उसकी कुछ बानगी आप लोगों के साथ। तीसरे टेस्ट मैच पर वापस खिसक कर आते हैं। बहुत सी चीज़ें उसमें मुझसे मिस हुई थी, जैसे कि इस चौथे टेस्ट मैच से अगर पहले की बात करें तो एक एशेज सीरीज़ में सबसे ज़्यादा छक्के का जो है बराबरी कर ली है बेन स्टोक्स ने, 14 केविन पीटरसन के। इसके अलावा दोनों ही इनिंग्स में जो ऊपर से टॉप 4 बैट्समैन हैं ऑस्ट्रेलिया के वो फेल रहे 50 क्रिएट करने में। तो ये रिकॉर्ड 2001 में लास्ट बना था, जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का कोई मैच हुआ था। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की ही बात हो रही है। चौथी इनिंग में बेन स्टोक्स कमाल करते हैं, तो वो तीसरे इंग्लिश बैट्समैन हैं जिन्होंने चौथी पारी में सेंचुरी बनाई है या 120 से ज़्यादा रन बनाए हैं। ओवरऑल में शायद यूनिस खान का नाम है इस लिस्ट में, और शायद उनके नाम 4 सेंचुरीज भी हैं, ये कंफर्म नहीं, बट इतना कंफर्म है कि यूनिस खान का नाम इस लिस्ट में आता है। मगर मैं हैरान हूँ इंडियन का नाम क्यों नहीं है। हो सकता है ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की या इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ की दरमियान बात हो रही होगी कि 120 से ज़्यादा रन चौथी पारी में। इसको मैं रेक्टिफाई करूँगा, क्लियर करूँगा और आपको इसको ज़रूर बताऊँगा। इसके अलावा जो है कुछ खास था नहीं, मगर ये था कि 118 गेंद में 118 मिचेल मार्श कमाल की बैटिंग थी, और तो कुछ ज़्यादा मुझे फैक्ट्स नज़र नहीं आए जो लास्ट टेस्ट मैच था, लेकिन ये कुछ फैक्ट्स जो है वो छूट रहे थे, तो मैंने कहा ये आपको बताने ज़रूरी हैं। वैसे फैक्ट्स और भी हैं, वो आप खुद सर्च करिए, क्योंकि वो मुझे याद नहीं हुए या यूँ कहें बहुत ज़्यादा डाटा था, तो मैंने उनको मिस आउट कर दिया क्योंकि वो इतने कुछ खास थे भी नहीं। बात करते हैं अब एशेस के ही वुमेन्स वाले पड़ाव पर, क्योंकि वुमेन्स वाला एशेस फिनिश हो चुका है। वो इसलिए फिनिश हो चुका है कि अब मेरे ख्याल से वादा 100 शुरू हो जाएगी और अगले हफ्ते मेरे ख्याल से मेंस का भी एशेस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि इसके बाद जो इंग्लैंड मेंस टीम जो टेस्ट मैच खेलेगी वो फरवरी में जाकर इंडिया के साथ खेलेगी। यानी कि जो श्रीलंका खेलने आ रही है इंग्लैंड, वुमेन्स और मेंस दोनों ही खेलेंगे सितंबर में, उसमें टेस्ट मैच नहीं है, और वो मेरे ख्याल से होगा भी नहीं, क्योंकि उसके बाद वर्ल्ड कप है तुरंत। मेंस का तो है ही, वुमेन्स में हो सकता है टेस्ट मैच उन्होंने रखा हो, ये मुझे सर्च करना पड़ेगा, इसको मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। लेकिन वुमेन्स की अगर मैं एशेस की बात करूं तो कमाल का एशेस था। अगर पूरे टेस्ट मैच से लेकर के ओडीआई तक कमाल था। अगर वो टेस्ट मैच जीत जाते तो ऑस्ट्रेलिया शायद एशेस भी रिटेन नहीं कर पाती। ये इंग्लैंड की कमी है, लेकिन इंग्लैंड ने ये दिखा दिया है वुमेन्स ने कि आप ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। जी हाँ जी, और ये जो आंसर उन्होंने बहुत सारी टीमों को दिया है, साउथ अफ्रीका, इंडिया, वेस्ट इंडीज़, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया शायद वेस्ट इंडीज़ खेलने जाएगी, वहाँ सीरीज़ उनकी होने वाली है वुमेन्स की। ये एक संदेश है। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि जो पहला T20 था वो एक बहुत फाइन मार्जिन से इंग्लैंड हारा। दूसरा जो उन्हें 3 रन से वो जीता, कमाल था। 2 छक्के भी मारे थे उसमें। एलिस पेरी के नाम रिकॉर्ड है कि 6000 रन और 300 विकेट्स लेने वाली वो एकमात्र खिलाड़ी हैं, और वो बहुत लंबा उनका करियर भी है। अब तो वो रिटायरमेंट की स्टेज पर हैं, बट अभी शायद ना करें वो रिटायरमेंट। एक वर्ल्ड कप या एक T20 खेल कर वो रिटायर करें, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत जल्द वो रिटायर होंगी ऐसा लगता है। इसके अलावा जो तीसरा T20 था वो तो कमाल था, जो लंदन लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया। किसी ने सोचा नहीं होगा कि केट क्रॉस जो हैं वो 4 चौके मारेंगी, 19 रन बनाएंगी, इवन पैडल स्कूप या स्कूप जो है वो मारेंगी। लेकिन उन्होंने ये बात एक पॉडकास्ट में पहले भी कही थी कि मैं बैट्समैन भी हूँ, मैं बैटिंग कर सकती हूँ, और उन्होंने वो दिखा दिया। कमाल की बैटिंग थी केट क्रॉस की, और जिसकी बदौलत से जो है वो मैच जीता इंग्लैंड ने, सीरीज़ भी अपने नाम की। फिर पहला वनडे वहाँ पर भी कमाल हुआ, और उस मैच को भी इंग्लैंड ने जीता, और लगातार 3 मैचेस
लगातार 3 मैचेस जीते हैं। मेरे ख्याल से वो जो 19 रन वाला जो मैं बता रहा हूँ केट क्रॉस का, वो वनडे में था ना कि T20 में था। ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि मैंने एक साथ सारे चीज़ों को देखा है। दूसरा जो वनडे था वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस वनडे में हुआ ये था कि नेट साइवर ब्रंट ने सेंचुरी मारी, 111 थे। आखिरी बॉल में शायद छक्के की दरकार थी, चौका होता तो टाई होता तो सुपर ओवर होता। तो वो मैच अगर जीत जाते इंग्लैंड तो शायद ऑस्ट्रेलिया रिटेन ना कर पाता, लेकिन वो हारे। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि लगातार 3 मैचेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड ने हराए। 6 साल पहले जो T20 सीरीज़ के बाद कोई सीरीज़ वो हारी T20 में। इसके अलावा अगर दूसरे वनडे की मैं बात करूं तो दूसरे वनडे में प्रॉब्लम ये था कि जो उनका आखिरी ओवर था, जो कि इजाबेल ने फेंका था, इजाबेल नहीं है, लॉरेन बेल है, सॉरी, हाँ लॉरेन बेल है, वो इजाबेल मुझे याद आ जाती हैं। तो लॉरेन बेल ने जो ओवर फेंका, उस ओवर में 26 रन गए, 3 छक्के और 1 चौका शामिल था। वो पूरे मैच का जो समीकरण है वो वहीं बदल दिया उस दूसरे ओडीआई ने। लेकिन उससे पहले भी अगर आप 31 ओवर तक का स्कोर देखोगे तो 144 पर 4 था ऑस्ट्रेलिया। तो एक प्रॉब्लम उसके बाद भी खड़ी हुई, लेकिन उसमें भी 26 रन लास्ट ओवर में है। तो कहीं ना कहीं जो एक नर्व कहते हैं ना, वो नर्व जो है वो बिगड़ी आखिरी ओवर में। लेकिन ये बात है कि आपको ये देखना पड़ेगा, आपके अगर यंगस्टर बॉलर हैं तो उनको आपको वो अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, उन्हें उन सिचुएशंस में डालना पड़ेगा ताकि आने वाले बड़े मैचेस में वो अच्छा प्रदर्शन कर सकें, अपनी गलतियों को सुधार सकें। तीसरे वाले में पहली बार इंग्लैंड ने बैटिंग शायद मैं पहली बार ये बोल रहा हूँ इस सीरीज़ में, क्योंकि मुझे याद है कि दूसरे T20 में, पहले वनडे में, दूसरे में, सब में इंग्लैंड ने सेकंड ही बैटिंग करी है। लेकिन हाँ, और जो टेस्ट मैच था उसमें भी सेकंड बैटिंग करी है। तो शायद फर्स्ट टाइम था कि इंग्लैंड शायद जो है उसने फर्स्ट बैटिंग करी, और एक बार फिर नेट साइवर ब्रंट ने जो है वो 100 के प्लस रन बनाए और बॉलिंग कमाल की हुई इंग्लैंड की तरफ से। और उन्होंने 99 रन से नहीं, 199 पे शायद जो है वो ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। उनको 200 भी नहीं बनाने दिए और मैच जीतकर ओडीआई सीरीज भी अपने नाम की। देखिए, सीरीज के अंदर ये मिनी सीरीज थी, यानी कि टेस्ट मैच सीरीज, वनडे सीरीज, T20। तो वनडे और T20 तो उन्होंने अपने नाम कर ली, टेस्ट नहीं कर पाए, लेकिन एशेज भी रिटेन नहीं कर पाए। कुल मिलाकर के एक बहुत कमाल की सीरीज थी, जिसे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि नीरस सी सीरीज होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड क्लास है भाई, उसको कौन हरा पाएगा। हम जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया जब देखा करते थे 2003 से लेकर, नहीं, वो साल 99 से लेकर के साल 2007 तक, तब हम भी यही सोचा करते थे कि कहाँ हम ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएंगे। लेकिन वो वक्त बदले हैं और मुझे लगता है ये वक्त इंग्लैंड ने अब बदला है ऑस्ट्रेलिया का। यह पहली बार जो हार उन्होंने चखी है 2-2 सीरीज में और लगातार 3, ये कहीं ना कहीं एक अलार्म बेल है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि अब हमको कोई भी हरा सकता है। वो जो एंग्जाइटी होगी हार की, वो जो एक डर होगा, एक नर्वसनेस होगी, अब वो महसूस कर रही होगी ऑस्ट्रेलियन टीम इस हार के बाद। लेकिन उनके पास अब जो है अगला पड़ाव, दोनों ही टीमों के पास जो अगला पड़ाव है वो एक आसान टीमें हैं। एक इंग्लैंड के पास श्रीलंका है और ऑस्ट्रेलिया के पास वेस्ट इंडीज़ है। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि कौन किस तरीके से मैनेज करता है। आगे बढ़ते हैं तो बात अब करते हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट मैच की। पहले टेस्ट मैच में अश्विन ने जो है वो कमाल किया, 12 विकेट हासिल किए, एक 7, दूसरी इनिंग में तो 7 ही विकेट ले डाले, पहली में 5 थे। लेकिन इसके मायने नहीं है, इसके मायने तब होते जब वो WTC में खेल रहे होते। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बेकार बॉलर हैं, लेकिन उनके सामने जो टीम है वो अभी अपने निचले स्तर पर है, उसे अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। लेकिन जो बॉलर हैं, जो कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं इंडियन टीम के, वो कहते हैं कि अश्विन हमारे लिए एक बेस्ट बॉलर हैं। तो सर, ये बात आपको अपने कप्तान को बतानी चाहिए थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से कि हमें अश्विन को क्यों खिलाना चाहिए। ये बोलने का अब मतलब नहीं बनता है। इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं हम अब सुन सकते हैं और हमें सुनने भी नहीं चाहिए। इसके अलावा विराट कोहली अपना 500वां इंटरनेशनल दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने खेला।
उसके बारे में बात जो है हम अगली बार आकर के करेंगे दूसरे टेस्ट मैच पर। पहले टेस्ट मैच में कुछ खास था नहीं, 150 130 रन, वेस्ट इंडीज़ कहीं भी कॉन्टेस्ट में थी नहीं, इंडिया पूरी तरह से डोमिनेंट वहाँ पर कर रही थी। तो ये सीरीज़ में अगर कोई इंटरेस्ट आएगा तो शायद T20 और ODI में फिर भी थोड़ा आएगा, टेस्ट मैच में तो आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। चलिए इस पर ज़्यादा बहस करेंगे भी नहीं, इसको ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे नहीं। बात करते हैं इंडिया वुमेन वर्सेस बांग्लादेश वुमेन। यहाँ बात करने की ज़रूरत है। तीसरा T20 आप हारे, ठीक है, ऑल्सो जो है एक सांत्वना जो है वो जीत मिली बांग्लादेश को, लेकिन प्रॉब्लम आपका निकल के आया पहले ODI में। आपको 150 रन का टारगेट था, खैर बारिश थी, डकवर्थ लुईस था, जो कुछ भी था, लेकिन जिस तरह से आप धराशायी हुए हैं वो दुखद लग रहा है। एक समय को ऑस्ट्रेलिया को सामने हम ये समझ सकते हैं, मैं पाकिस्तान के सामने भी एक प्रेशर को समझ सकता हूँ, लेकिन बांग्लादेश के सामने, देखिए मैं बांग्लादेश की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं पता है कि बांग्लादेश एक जुझारू टीम है, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, लेकिन मैं अपनी टीम को बैक कर सकता हूँ और अपनी टीम को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। तो मैं अपनी टीम से ही कहना चाहता हूँ कि आपको अपने बैटिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास एक स्टार स्टडेड लाइनअप है। जेमिमा से लेकर अभी तो स्मृति मंदाना ने अपना 27वां बर्थडे भी इसी हफ्ते लास्ट वीक उन्होंने पूरा किया है। आपके पास शेफाली हैं, शेफाली का तो बल्ला बहुत टाइम से नहीं चल रहा है। आपके पास हरमनप्रीत कौर है जिनका IPL में बल्ला बोला। खैर पहले ODI के बाद दूसरी ODI में कम से कम ये था कि जमीमा ने जो है वो अच्छा किया और एक बढ़िया स्कोर रहा। मैंने अभी उस रिजल्ट नहीं देखा है कि उस मैच का रिजल्ट क्या हुआ है दूसरे ODI का, वो मैं देख के बताऊंगा आपको। लेकिन वो जो एक होता है ना कि रैंकिंग्स, वो भी आई है। हरमनप्रीत शायद 8वें पर शायद खिसक गई हैं और स्मृति शायद नंबर 6 पर हैं उस रैंकिंग में, जो रैंकिंग आई है। मगर ये वनडे की आई है कि टेस्ट की, ये भी मैं आपसे अभी कंफर्म कर दूंगा। इसके बाद बात करें श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान की, तो भाई ये मैच हिचकोले खा रहा था और जो है वो आसमान भी जो है वो पानी बरसा रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि भाई जीतेंगे तो हम, क्योंकि जितना मैंने ये रिजल्ट देखा था तब उनके 83 रन कुछ चाहिए थे, उनको 3 विकेट उनके गिरे हुए थे 40 के आसपास, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान वो मैच जीत गया होगा। लेकिन श्रीलंका के पहले 5 विकेट बहुत जल्दी में गिरे मेरे, और उसके बाद जो है शायद डिसिल्वा ने कमाल की बैटिंग करी। वो एक तरह से बेसबॉल के मूड में थे यश, तो उन्होंने कमाल किया। पाकिस्तान ने तो कमाल ही कर दिया, शकील ने 200 मार दिए, नसीम शाह ने तो 78 गेंद में 6 मारे। तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया पाकिस्तान ने बैटिंग की और ये बात सामने आई कि श्रीलंका की बॉलिंग में प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। ऑल्दो एक आध खिलाड़ी आते हैं, उभरते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, तो एक सीमेंटेड टीम नहीं बना पा रही है श्रीलंका। इस टेस्ट मैच से हमें वो नज़र आया। इसके अलावा अगर क्रिकेट में बात करूं तो मेजर लीग क्रिकेट चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे, मुझे पता है थोड़ा टाइम का इशू है। सुबह 6 बजे आप सुबह उठ के अगर आप टीवी लगा के मैच देखेंगे तो घर वाले अरे सुबह क्रिकेट कोई काम धंधा नहीं है, और या फिर आप सुबह अपने फ़ोन पर जियो पे देख सकते हैं। लेकिन MLC का पहला मैच तो मैंने ज़रूर देखा था, उसके बाद मैंने उसको सिर्फ स्कोर देख रहा हूँ मैं उसका, जिसमें कि एक मैच था शायद न्यूयॉर्क का जिसमें 50 रन पे उन्होंने दूसरी वाली टीम को ढेर कर दिया, ये एक था। अगर मैं पहले मैच की बात करूँ तो पहले मैच में मार्टिन गुप्टिल, पहले उनको आवाज़ तो आई थी, मुझे खुद साउंड आया था, लेकिन वो DRS लिया और नॉट आउट हुए, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो अगली गेंद पर आउट हो गए, कैच थमा बैठे। लेकिन आपको मैं एक अगर आप सीरीज टूर्नामेंट नहीं भी देख रहे हैं तो मैं एक नाम आपको बताना चाहता हूं, जसकरण मल्होत्रा, ये नाम याद रखिएगा। ये नाम इसलिए याद रखिएगा क्योंकि ये भाई साहब ने 6 छक्के मारे हुए हैं। जी हाँ जी, 6 छक्के के नाम है, मगर पपुआ न्यू गिनी के खिलाफ हैं, तो 6 के क्लब में ये शामिल हैं, लेकिन वो टीम कोई ठीक ठाक नहीं थी। USS की तरफ से ये खेल रहे थे, सामने पपुआ न्यू गिनी थी। लेकिन जो पहला मैच था उसमें भी इनकी कमाल की बैटिंग थी, कमाल का इन्होंने जो है वो
कोशिश ज़रूर करी थी। वहीं आंद्रे रसल ने भी पहले मैच में कोशिश पूरी की थी, लेकिन वो पूरी कोशिश नहीं हो पाई थी। दूसरा मुझे मैच याद है, शायद एक न्यूजीलैंड के बैट्समैन है, मुझे नाम बिल्कुल नहीं इस वक्त, कोरी एंडरसन ही है शायद, जिन्होंने काफ़ी बढ़िया बैटिंग करी थी उस दूसरे वाले मैच में। बाकी तो सेंटनर थे पहले मैच में, काफ़ी जस्टिन थॉरन, आप नाम भूल गए होंगे, उन्होंने तो कैच आया हुआ था उस पहले मैच में। तो कहीं ना कहीं मेजर लीग क्रिकेट लोगों को पसंद भी आ रही है, वहाँ के दर्शकों को और देखने वाले दर्शकों को। तो ठीक है, एक अच्छी लीग है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा टाइम लेगी नहीं, है ना। वो जो आने वाला समय बताएगा कि क्या इसका भविष्य होता है, कितनी टीमें बढ़ती हैं, कितने मैचेस इसके बढ़ाए जाते हैं। टेलीकास्ट तो चलो अलग ही बात है, टाइमिंग भी वो कुछ चेंज नहीं हो सकती है, वो वैसे ही रहेगी। लेकिन दो मेजर चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी कि जनसंख्या कितनी आती है टीवी के सामने, ग्राउंड पर टीमें कितनी बढ़ती हैं, कितना। देखिए, इन लीगों का मेन मकसद, अगर आपको लगता है कि एंटरटेनमेंट है तो शायद आप गलत है। इनका मेन मकसद एंटरटेनमेंट के साथ है उनके डोमेस्टिक सर्किट को मजबूत करना, वहाँ से टैलेंट को खोजना, यहाँ खिलाना और फिर उनको मेन टीम में लेकर आना। जी हाँ जी, ये बहुत बड़ा जो है सवाल है। अब इससे थोड़ा इतर आते हैं, क्योंकि बहुत सारी खबरें थी इस पिछले हफ्ते। मैंने आपको जैसा कहा, इंडिया इमर्जिंग यानी कि इमर्जिंग एशिया कप भी चल रहा है, यानी कि इंडिया ए वर्सेस पाकिस्तान ए के बीच हाई वोल्टेज मैच तो नहीं हम कह सकते हैं। राजवंदर हंगरकेकर ने शायद 5 विकेट निकाले थे इस मैच में। नहीं, नगरकोटी थे कि हंगरकेकर थे, शायद नगरकोटी थे, मुझे नाम कंफ्यूज है। 5 विकेट एक व्यक्ति ने इंडिया की तरफ से निकाले हैं, वो हंगरकेकर नगरकोटी मुझे एक जैसे ही नाम लगते हैं ऑल दो। सो ये मैच था, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान कोई भी मैच हो आप छोड़ने वाले तो है नहीं। हाँ, मैंने छोड़ा है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने लिटरली मैच छोड़ा है। मैं कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैंने उस मैच को छोड़ा है। खैर, इसके अलावा बाकी सेमीफाइनल तो इंडिया खेलेगा ही। इसका एशिया कप की डेट डिसाइड हो चुकी हैं। इसमें जो है 2 तारीख को, 2 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच आपको कोलंबो में खेलते हुए आप देख सकेंगे। इसके अलावा जो एशिया कप नहीं, यहाँ पे मैं कहूँगा जो एशियन गेम्स हैं उसके लिए मेंस और वुमेन्स टीम का ऐलान कर दिया गया है। हरमनप्रीत कौर लीड करेंगी वुमेन्स को, और मेंस को ऋतुराज गायकवाड़ शायद करेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे या कोई और हैं, लेकिन आपको स्टार टीम नहीं मिलेगी। ऑल्दो एशिया जो आपका टूर्नामेंट होने वाला है, एशियन गेम्स जो है उसमें क्रिकेट और डायमेंशन भी, अभी मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम की स्टोरी में शेयर किया था कि जो ग्राउंड का डायमेंशंस क्या रहने वाला है, जो चाइना में हैंगजू में जो ये होने वाले हैं एशियन गेम्स, उसका। इसके अलावा क्रिकेट में क्या था, इसके अलावा आपका T20 शायद ब्लास्ट ख़त्म हो गया है और समरसेट शायद उसको जीता है। 19 साल बाद उसने उस ट्रॉफी पर कब्जा किया है। ये भी अपने आप में एक नई कमाल की बात है। अभी टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, इंग्लिश काउंटी टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है। इसके अलावा एक वुमेन सीरीज़ इंग्लैंड में हो रही थी, उसका मैं बार जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि ऑल्दो मैंने उसको बहुत क्लोजली फॉलो नहीं किया है। तो कुछ चीज़ें जो रह गई हैं उसको हम खबरों के थ्रू रिकवर करने की कोशिश करेंगे कि क्या मैं गलत बोला है, क्या मुझसे छूटा है, कौन सा गलत फैक्ट या कोई नया फैक्ट आपके सामने आया है, वो हम अब खबरों से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो ये था बीते हफ्ते का पूरा लेखा जोखा जो क्रिकेट की दुनिया में हुआ है। मुझे पता है कि आप कहते होंगे यार कुछ चीज़ें तो तुम ऐसे ही बोल देते हो जो तुम्हें नहीं पता होती हैं, लेकिन देखिए हर चीज़ हर किसी को नहीं पता होती है, ये आपको भी सोचना होगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ अगर आपको कुछ मिले तो आप मुझ तक पहुँचा दीजिए करिए, मैं आगे पहुँचा दूंगा। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर जो इस हफ्ते मुझे नहीं पता हो, मैं नेक्स्ट वीक यानी कि जो हफ्ता बीच में है उसमें उन चीज़ों को मैं दोबारा चेक करूं, रेक्टिफाई करूं, दोबारा आकर आपको उन चीज़ों को सही करूं। जैसे कि मुझे याद तो था कि ऑस्ट्रेलियन के कोच जो है एंड्रू मैकडोनाल्ड हैं, बट मैं कंफ्यूज था, लेकिन मेरी कन्फ्यूज़न दूर हुई।
तो चीज़ें हो जाती हैं, है ना। बाकी दो फैक्ट मुझे और नज़र आ गए हैं। एक तो 700 विकेट स्टुअर्ट ब्रॉड ने कंप्लीट कर लिए हैं, और दूसरा 100 विकेट अगर 3 विकेट ले लेंगे, ले लिए ही होंगे एक तरह से। 1 विकेट तो पहले इनिंग में ले लिया था मार्क वुड ने, तो वो 100 विकेट पूरे कर लेंगे। मार्क वुड 100 विकेट पूरे कर लेंगे, ये बड़े फ्लैश की तरह कौंध गया मेरे सामने कि यार 100 विकेट मार्क वुड पूरे कर लेंगे। कमाल है, कमाल ही है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कमाल कमाल की होती हैं और कुछ कमाल की नहीं होती हैं। तो खबरों पर चलते हैं। This is Cricket Weekly with Anokha Ankit. Yes? Who is it? Welcome to DJ Chinese House of Dance. House of Dance. House of Dance. Here is spin the most sizzling Bollywood tracks of Shah Rukh Khan. DJ Chinese. DJ Chinese. On Radio Ulan. This Sunday, 10 p.m. Don't forget to join me for an unforgettable night of music, dance, and Shah Rukh's iconic dialogue. This is Cricket Weekly with Anokha Ankit. तो खबरों की दुनिया में सबसे पहले आपको बता देते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में एग्जैक्टली हुआ क्या। तो भाई आपको मैंने बताया था राजवर्धन हंगरकेकर है, नगरकोटी नहीं है। सो ये मैंने रेक्टिफाई कर लिया। 5 विकेट उन्होंने निकाले एंड इसके अलावा साई सुदर्शन ने 100 बनाए। 8 विकेट से इंडिया ने मैच बड़े आराम से जीत लिया। तो इसमें कुछ डिफिकल्टी हुई नहीं। अब बात करते हैं जो मेन एशिया कप है। 30 अगस्त को शुरू होगा, 17 सितंबर को ख़त्म होगा। इंडिया अपना पहला मैच 2 सितंबर को पाकिस्तान के साथ खेलेगा, फिर एक दिन के गैप के बाद नेपाल के साथ खेलेगा। एक्चुअल में 3-3 टीमों के 2 ग्रुप्स तैयार किए गए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप इसको ओपन भी करा सकते थे, 6 ही टीमें हैं एंड राउंड रॉबिन करा के सीधे फाइनल करा देते जो टॉप की 2 में होती। खैर कोई बात नहीं। इसके अलावा इस शेड्यूल के हिसाब से 15 दिन के अंदर इंडियन टीम पाकिस्तान के साथ 3 बार खेल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए हर ग्रुप से 2-2 टीमें निकलेंगी। तो अगर दोनों इंडिया पाकिस्तान में से कोई भी टॉप पोजीशन नहीं हासिल करता है तो नेपाल उसको रिप्लेस करेगी, और अगर नहीं होता ऐसा तो फिर इंडिया और पाकिस्तान 10 सितंबर को आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं दोबारा। यही कहानी दूसरे ग्रुप में भी है। श्रीलंका है, वहां पर बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है। तो वहां पर मुझे एक क्लोज कॉल लग रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान ने जो बांग्लादेश के साथ किया है वो देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है श्रीलंका और अफगानिस्तान वहां से ना निकल आए। इधर से तो इंडिया पाकिस्तान ही होंगे। तो ये पूरी कहानी है। शेड्यूल इसका फाइनल हो चुका है। इसके अलावा जेम्स एंडरसन तो खेल ही रहे थे, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड मैंने कहा था 2 विकेट 700 के लिए नहीं थे, बल्कि उनकी 600 के लिए 2 विकेट बाकी थे। उन्होंने 600 विकेट हासिल कर लिए हैं। मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि उनके विकेट्स कौन कौन से थे। लेकिन उनका 500वां विकेट कार्लोस ब्रेथवाइट थे, 600वां विकेट ट्रेविस हेड थे। तो ये उनके मेरे को 500-600वां विकेट याद है। ट्रेविस हेड को उन्होंने आउट किया, उनका 600वां विकेट था। और दूसरे फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने जो है 600 विकेट एज ए फास्ट बॉलर होकर निकाले हैं। पहला जेम्स एंडरसन का इसमें नाम है। और अगर टॉप खिलाड़ियों की बात करें मोस्ट विकेट, तो मुथैया मुरलीधरन सबसे ऊपर अभी भी काबिज हैं। उनको कोई हिला नहीं पाया है और मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में इतनी जल्दी कोई, मगर 2 हैं, 2 ऐसे नाम हैं, एक अश्विन और एक नाथन लियो, जो ये कारनामा कर सकते हैं, जो हिला सकते हैं उनकी बादशाहत को। इसके अलावा इंडियन फैंस के लिए बहुत खुशी की खबर है। केएल राहुल को प्रैक्टिस करते हुए देखा गया है। हो सकता है जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, ये सभी लोग आपको फिट नजर आ जाएं। और हो सकता है वर्ल्ड कप, एशिया कप की मैं बात नहीं कर सकता, एशिया कप में हो सकता है राहुल आपको मिले, मगर जसप्रीत बुमराह पर लोड नहीं डालना चाहेंगे सेलेक्टर्स एशिया कप का, अगर उन्हें वर्ल्ड कप खिलाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको
राहुल में मिल सकते हैं एशिया कप में, लेकिन एक स्टडेड जो टीम है वो आपको वर्ल्ड कप में हो सकता है मिले, उसमें अभी कंफर्मेशन नहीं है। इसके अलावा साउथ जोन ने दिलीप ट्रॉफी का मैच जीत लिया है, दिलीप ट्रॉफी उन्होंने अपने नाम कर ली है। एंड लास्ट मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो वुमेन्स का मैच हो रहा था, उसका दूसरा मैच वनडे कमाल का हुआ। 100 से ज़्यादा रन से इंडिया ने मैच जीता। हरमनप्रीत ने 50 मारी है वहाँ पर, 88 गेंद में 52 है उनके। जेमिमा रॉड्रिगेज ने तो पूरा मैच ही पलट दिया, शेफाली इस मैच में नहीं थी। तो जेमिमा रॉड्रिगेज ने 86 बनाए हैं 78 कुछ बॉल में, लेकिन कमाल की बात ये रही कि उन्होंने 3.1 ओवर 0 मेडन 3 रन देकर के 4 विकेट, यानी 3 ओवर में 3 रन देकर के 4 विकेट निकाले। कमाल की बॉलिंग है, कमाल की। और मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी जमीमा ने बॉलिंग की है, क्योंकि वो ऑल्दो प्योर बैट्समैन ही रही हैं, मैं फिर भी इसको कंफर्म करूंगा, लेकिन कमाल की बॉलिंग है। तो ये कुछ चीज़ें थी। बाकी वहीं अश्विन पर भी सुनील जोशी ने कुछ बोला है कि ओवर स्पिन वो ज़्यादा क्यों सक्सेसफुल होते हैं, नाथन लियो की तरह जो है कुछ उनका बॉलिंग रहता है। मतलब मेरे ख्याल से हवा में वो चीज़ें करते हैं, और जो उनका सीम और टप्पा वो सब डिपेंड करता है। वो प्लेयर अगर आगे बढ़ के खेलने की भी कोशिश करता है, वो थोड़ा बीट हो जाता है। ये आर्टिकल आपको जाके ज़रूर पढ़ना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस पर आपको मिल जाएगा कि सुनील जोशी जो हमारे पूर्व स्पिनर हैं, उन्होंने अश्विन को लेकर के क्या कुछ बोला। काफ़ी डिटेल्ड ये जो है आर्टिकल है, आपको इसको पढ़ना चाहिए। तो अब आगे खबरों में देखते हैं क्या है। तो भाई ऐसा है कि जो रैंकिंग है, टेस्ट रैंकिंग, लास्ट टाइम उसमें कोई केन विलियमसन फर्स्ट पे थे, तो इस बार रोहित शर्मा की सेंचुरी की वजह से वो नंबर 1 पर पहुंच गए हैं टेस्ट रैंकिंग में। कमाल है यार, मतलब एक सेंचुरी से रैंकिंग बदल जा रही है, कमाल ही हो रहा है। इसके अलावा रोहित शर्मा से किसी रिपोर्टर ने पूछ लिया, क्योंकि ईशान किशन का भी बर्थडे उसी दिन होता है जिस दिन स्मृति मंदाना का होता है। खैर ये बात नहीं पूछी, बात जो पूछी वो ये पूछी कि सर आप उनको क्या गिफ्ट देना चाहेंगे ईशान किशन को। मैं रिपोर्टर की भावनाएं कुछ ज़्यादा ही समझ गया हूँ। खैर रोहित शर्मा ने कहा भाई हमें क्या गिफ्ट देंगे, सब कुछ है उन भाई साहब के पास। उनका आप सटाया नहीं समझे, आपको उनको 50 देनी चाहिए थी, सेंचुरी देनी चाहिए थी भाई। फिर मैच, हाँ बात तो सही है, अगर मैच ईशान खेल भी लेते, 50 भी मार लेते, तो 2 दिन तो वैसे भी पड़े हुए थे। वेस्ट इंडीज ने वैसे 2 दिन नहीं खेल माना था, तो इससे बढ़िया हम ही खेल लेते हैं। मगर खैर अब क्या ही किया जाए, अब दे दिया। 20 बॉलें खेलने को मिली ईशान किशन को, जिसमें 1 रन उन्होंने बनाया, और कप्तान ने कहा भैया चलो हो गया डिक्लेयर। लेकिन रोहित शर्मा ने ये ज़रूर बोला है कि भाई हमें ईशान किशन को और मौके देने पड़ेंगे, और क्योंकि ऋषभ पंत की कमी है। तो देखते हैं कितना जो है काम ईशान को मिलता है, क्योंकि रोहित का कहना है कि देखिए भले उनको हमें डिक्लेयर करना पड़ा, लेकिन मैं उनकी कीपिंग से इम्प्रेस हूँ। जो अश्विन और जडेजा की जो स्पिन होती बॉलों पर और कुछ लो होती बॉलों पर विकेट कीपिंग अच्छी कर रहे हैं। लेफ्ट हैंडर है, जब लेफ्ट हैंडर मेरे दिमाग में आता है तो कहीं ना कहीं गिलक्रिस्ट शायद लेफ्ट हैंडर ही थे, तो मुझे वो गिलक्रिस्ट याद आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। मैं कंफर्म करता हूँ। जी हाँ, एडम गिलक्रिस्ट जो है वो बाएं हाथ से खेलते थे, यानी कि लेफ्ट हैंड से खेलते थे, तो मुझे वो गिलक्रिस्ट याद आ जाते हैं। और मुझे ऐसा, क्योंकि रोहित ने भी कहा है कि अग्रेसिव क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, मैंने बहुत क्लियर बात की है उनकी बैटिंग, उनकी कीपिंग को लेकर के, उनको पूरी फ्रीडम दी है। तो कहीं ना कहीं हमें गिलक्रिस्ट मिल सकता है ईशान किशन के तौर पर। खैर ऋषभ पंत जब तक नहीं आते तब तक, जब ऋषभ पंत आ जाएंगे तो ईशान और बाकी कीपर्स का क्या होगा, ये अपने आप में एक सवाल है। खैर मोहम्मद हैरिस इमर्जिंग क्रिकेट खेल रहे हैं अभी इंडिया ए और पाकिस्तान ए की तरफ से, लेकिन उनका कंपैरिजन सूर्य कुमार यादव से होने लग गया है। तो मोहम्मद हैरिस ने एक यूट्यूब चैनल पर ये बोला कि मेरा कंपैरिजन आप सूर्य कुमार से ना करिए, वो 32-33 साल के और मैं अभी 22 साल का हूँ, मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए भी वक्त लगेगा। और देखिए उन्होंने कहा कि उनको, क्योंकि उनको भी मिस्टर 360 कहा जाता है, उन्होंने कहा कि डिविलियर्स
अपनी जगह हैं, सूर्य अपनी जगह है और मैं अपनी जगह हूँ। यहाँ पर वो थोड़ा सा ना चुटकी ले गए सूर्य कुमार यादव की कि भैया आप 32-33 के, मैं तो अभी 22 का हूँ, मैं आप तक पहुँचते पहुँचते क्या ही कमाल कर दूंगा। तो ये इसे आप इस तरह से ले सकते हैं। ऑल्दो ऐसा होगा नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ, बट मेरा सटार कुछ अलग ही हो जाता है कभी कभी। तो मुझे ये इस तरह से सूर्य कुमार की चुटकी ले ली मोहम्मद हारिस ने, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एक और पाकिस्तान की खबर है, उस पर अब बात करते हैं। इसे कहते हैं अपने ही खिलाड़ी की बेइज्जती कर देना जबकि वो आपके लिए अच्छा कर रहा है। एक्चुअल में आमिर सुहेल हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, कमेंटेटिंग कर रहे थे रमीज़ राजा के साथ। रमीज़ ने बोला कि नसीम शाह की बैटिंग मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो आमिर सुहेल ने इस पर जवाब दिया कि इनको जो है अपनी ब्रेन मसल्स को भी मजबूत करना पड़ेगा। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला ये तो नहीं बोला, लेकिन जो बैटिंग की है नसीम शाह ने, भले 78 बॉल में 6 रन बनाए हैं, लेकिन आप उनकी एक काबिल तारीफ ये देखिए कि उन्होंने 9वें विकेट के लिए 94 रन जोड़े हैं शकील के साथ। और अगर वो आउट हो जाते, वो नहीं टिकते, तो फिर इतनी बड़ी आपको 94 रन की पार्टनरशिप कहाँ से मिलती है। लेकिन अब क्या करें, अब ऐसा हो जाता है। अब अगर हम शकील की बात करें तो जब से उन्होंने डेब्यू किया है, या डेब्यू नहीं, जब से वो नवंबर दिसंबर से बात करें तो अब तक वो 6 टेस्ट मैच में 2 सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरी और 1 ही डबल हैंडेड, तो मतलब कमाल ही कर रहे हैं, वो कमाल ही कर रहे हैं। लगातार शायद 2 टेस्ट मैच में उनकी सेंचुरी भी हो चुकी है। 361 बॉलें शकील ने खेली, 506 मिनट वो रुके क्रीज पर और 19 उन्होंने चौके मारे। तो शकील की भी तारीफ होनी चाहिए, नसीम शाह की भी होनी चाहिए, पूरी पाकिस्तान की होनी चाहिए जिस तरह की बैटिंग उन्होंने डिस्प्ले की है। क्योंकि 101 पर 5 विकेट हो गए थे और एक समय पाकिस्तान को ये लग रहा होगा कि भैया हम लीड लेंगे कहाँ से, और आपको एक अच्छी खासी लीड आपको जो दिलाई और जिससे रिजल्ट ही पूरा जो है वो पलट गया। जी हाँ, ये डेब्यू किया था उन्होंने दिसंबर में, तब से 6 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 1 सेंचुरी, 1 सेंचुरी, 1 डबल हैंड्रेड और 5 हाफ सेंचुरी, 98 का एवरेज। ये कमाल है शकील। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये अगर बायलैटरल सीरीज पॉलिटिकल पेटी की वजह से होती नहीं, अगर हो जाए तो क्या होगा। ये इन खिलाड़ियों को देखना ज़रूरी है। अब क्या करें, हम नहीं देख सकते, हमें वही इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके खिलाफ मैच। अभी इनका जो शकील का जो असली टेस्ट होगा वो ऑस्ट्रेलिया की पिचों में ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, वहाँ देखना पड़ेगा कि शकील क्या करते हैं। और ऑल्दो मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बता रहा है कि वो अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने ये तो कहा है कि हम कोई ड्रास्टिकली चेंज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जयदेव उनादकर पर कुछ भरोसा नहीं दिखा रहे हैं। उनके इंप्रेशन से, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर आप वो देखेंगे पहले टेस्ट मैच में तो 9 ही ओवर उनको फेंकने को मिले, जबकि दूसरी इनिंग में तो उनको सिर्फ 2 ही ओवर फेंकवाए गए। तो हो सकता है शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और तीसरा स्पिनर हमको नज़र आ जाए अक्षर पटेल, और अगर नहीं तो मुकेश कुमार, जो जिनकी स्विंग थोड़ी अच्छी होती है, उनको जयदेव की जगह रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये होगा कि नहीं, ये अपने आप में एक छोटा सा एक सवाल है जिसका जवाब हमें आपको मिल गया होगा। अगर आपने मैच देखा होगा, मुझे तो मिलेगा, वो मैं आपको अगले हफ्ते आके बताऊंगा कि एग्जैक्टली मुकेश को लिया कि जयदेव को लिया कि अक्षर पटेल को लिया, किसको एग्जैक्टली लिया गया है। लेकिन कुछ होगा कि नहीं, क्योंकि देखिए ये जो टेस्ट मैच है ये एक माइलस्टोन टेस्ट मैच है विराट कोहली के लिए भी और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के लिए भी, क्योंकि ये 100वां टेस्ट मैच है इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो खेला जाएगा। 100 टेस्ट, लेकिन जिस स्तर पर वेस्ट इंडीज़ है, अगर ये मैच वेस्ट इंडीज अगर बाउंस बैक करता है, एक सीरीज़ ड्रॉ होती है, तो हमें लगेगा हाँ ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वेस्ट इंडीज़ अच्छा खेले। हमें प्यार है वेस्ट इंडीज़ से, हमें खिलाड़ियों को, चाहे वो गेल हो, चाहे नारायण हो, चाहे पोलार्ड हो, चाहे रसल हो, हमें चाहे ब्रायन लारा हो। लेकिन एक सवाल
और वो सवाल ये कि जिस तरीके से पहले इंग्लिश काउंटी में पिछला सीजन गया, अब आप सोच रहे होंगे मैं इंग्लिश काउंटी की क्यों बात कर रहा हूँ, मतलब इंग्लिश फुटबॉल प्रीमियर लीग की, वहाँ मैनेजर्स को एक के बाद सैक किया गया। यही कुछ कहानी इस वक्त आईपीएल में नजर आ रही है। जी हाँ जी, पहले बैंगलोर ने अपने कोचेस को हटाया, वो नए कोचेस खोज रहे हैं। लखनऊ ने भी जो है अपने मेंटोर गौतम गंभीर को हटा दिया। मेरे ख्याल से उन्होंने कोच को हटा करके जस्टिन लैंगर को अपना कोच अब बनाया है लखनऊ ने। इसके अलावा सनराइजर हैदराबाद ने ब्रायन लारा से नाता तोड़ लिया है। अब क्यों तोड़ा भैया, एक ही सीज़न था, थोड़ी उनकी सेवाएं ले लेते। हाँ, ऑल्दो वो T20 के महारत नहीं है, मगर वो एक महारत ही हैं इतनी जल्दी। लेकिन हाँ, माइक हसन जो है या माइक हासी जो है, जो कि बेंगलोर के साथ जुड़े हुए थे, उनको काफ़ी समय बाद इन्होंने हटाया, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अगर आप देखें तो वो अच्छा परफॉर्म टीम कर रही थी, बट हाँ फाइनल नहीं खेल पा रही है, जीत नहीं पा रही थी, मगर परफॉर्मेंस ठीक ठाक उनका हो रहा था। खैर, कोचेस बदले जा रहे हैं, तो कौन नए नए कोचेस अब आते हैं सनराइजर्स में, लखनऊ में तो आ गए हैं, बेंगलोर में, और कोई ड्रास्टिक चेंज ना हो जाए किसी और टीम में, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, गुजरात नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। राजस्थान कर सकता है, मुंबई कर सकता है, ये दो टीमें और हो सकता है जो आपको नज़र आए कुछ चेंज। कोलकाता नाइट राइडर्स भी कर सकता है। इसके अलावा आपको कोई नज़र नहीं आएगा कि तो फिर बचा ही क्या आप कहोगे। नहीं, सही बात है, अब देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए एक लंबी डिबेट करते हैं और एक आपको हिस्ट्री में लेके चलते हैं। अगर आपको याद होगा 90 के समय में इंग्लैंड और इंडिया का लॉर्ड्स में मैच था। किरण मोरे विकेट कीपर थे और एक सिंपल रेगुलेटर कैच उन्होंने छोड़ा था। ग्राहम गूच थे शायद, और उसके बाद उन्होंने 300 रन बनाए थे, यस 333 कुछ रन थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और तब इंडिया को बड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, स्टाइल्स बदल चुका है, कीपर का जो फ्लेवर है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। अगर हम 80 के दशक की बात करते हैं तो विकेट कीपर बैट्समैन का मतलब ये होता था कि उसको विकेट कीपरिंग अच्छी आती हो, बैटिंग थोड़ी ठीक ठाक उसकी हो। लेकिन अब ये कारनामा उल्टा हो चुका है। अब पहले विकेट कीपर बैट्समैन होते थे, बैट्समैन विकेट कीपर होने लग गए। यानी कि आपको बैटिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, विकेट कीपर का तो क्या ही फिर कहा जाए। इसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, जॉनी बेट्सो। अब अगर बात करें, क्योंकि देखिए बेन फोक्स कहीं भी नहीं टिकते हैं जिमी के आगे, क्योंकि बेन फोक्स एक प्रॉपर विकेट कीपर है। उनकी बैटिंग तो है ही, मगर उनकी विकेट कीपिंग कमाल की है, वो कोई कैच नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमको बैट्समैन चाहिए, हमको प्रॉपर विकेट कीपर नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रॉपर विकेट कीपर पर जाएंगे तो फिर हम बैट्समैन नहीं देख पाएंगे। तो अगर आप पिछले साल को अगर जब वो खेल रहे थे जिमी, तो उन्होंने तकरीबन 1000 कुछ रन बनाए थे, 66 की एवरेज थी। तब वो विकेट कीपिंग जिमी नहीं कर रहे थे, बेन फोक्स कर रहे थे। लेकिन हैरी ब्रुक के आते ही उनकी प्लेसमेंट उन्होंने की है। सवाल अब आपको जहन में ये सवाल उठेगा कि फिर भाई बेन फोक्स किसकी गलती से गए हैं, हैरी ब्रुक्स की गलती से गए हैं कि जिमी की गलती से गए हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है कि बेन फोक्स जो है वो प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन आ जाते हैं, और जिमी जैसे कि मैंने कहा कि बैट्समैन विकेट कीपर, ये टर्म्स एक आगे एक पीछे वर्ल्ड का खेल है सारा का सारा। तो ये आने अभी अब इस सीरीज की भी अगर आप बात करेंगे तो एवरेज उनका 23 का है, ठीक है। और अगर उन 66 से उनके एवरेज की तुलना की जाए तो वो ड्रास्टिकली हाफ होके 36 पर आ गया है जिमी का। और कीपिंग तो उनकी ख़राब चली रही है, उनसे कैच बहुत छूट रहे हैं। लेकिन हम इतना क्रिटिसिज्म उनको नहीं भी करें, क्यों? क्योंकि वो एक इंजरी से आए हैं, एक बहुत ही फ्रीकी इंजरी से आए हैं, तो हो सकता है उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा। मगर जो उन्होंने ऑयल प्रोटेस्टर्स के साथ किया, जिस तरह से उनको बाहर भेजा, उनको लगता नहीं है कि उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब या तो ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक ही बहुत बढ़िया है,
क्योंकि देखिए अगर एक ही 78 उनके खाते में है, अगर वो सेंचुरी में तब्दील हो जाता तो बात कुछ अलग हो जाती। ये मेरे शब्द नहीं है, ये एक एक्सपर्ट के शब्द हैं कि अगर वो 78 को 100 में कन्वर्ट कर लेते तो शायद ये डिस्कशन का मौका नहीं मिल रहा होता कि हमें बेन फोक्स को रखना चाहिए टीम में और जिमी को हटाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता इस एशेज तक ये होगा। हो सकता है एशेज के बाद बिठाया जाए जिमी को। लेकिन अब हम अगर पीछे जाएं, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया भी कोई प्रॉपर विकेट कीपर नहीं खोज पाया है एडम गिलक्रिस्ट के बाद। हाँ, ऑल्दो विकेट कीपर्स उनके आए हैं, ब्रैड हेरिन आए हैं, टिम पेन आए हैं, एलेक्स कैरी आए हैं, बहुत सारे आए हैं, लेकिन वो गिलक्रिस्ट वाली छाप किसी में अभी नज़र नहीं आई जो 7वें नंबर पर आके पूरी बखिया ही उखड़ा देते थे सामने वाली टीम की। 96 टेस्ट में 47.6 की एवरेज उनके पास थी और 5570 रन उनके खाते में थे। ये नंबर आपको छोटा लग सकता है लेकिन कमाल का है, क्योंकि वो ऐसे खेलते थे कि बस आए और चले गए, आंधी की तरह आए और तूफान की तरह वो चले जाते थे। वो एक छोटी सी पारी में भी इम्पैक्ट छोड़ के जाते थे। अगर हम और विकेट कीपर को देखेंगे तो ब्रेंडन मैकमलम, कुमार संगकारा, एबी डिविलियर्स, ये वाइट बॉल क्रिकेट में तो इनका दबदबा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका दबदबा रेड बॉल पे नहीं रहा है, लेकिन रेड बॉल अपने आप में एक चैलेंज है। विकेट कीपिंग, बैटिंग, एक लॉन्ग पीरियड के लिए रहना। और अगर आप तीनों को देखेंगे तो एबी डिविलियर्स भी कप्तान रह चुके हैं, ब्रेंडन मैकमलम भी कप्तान रह चुके हैं और संगकारा भी कप्तान रह चुके हैं। तो एक कप्तानी भी ऊपर से प्रेशर डालती है। अब ईशान किशन की अगर बात करें, चूंकि उनका फर्स्ट क्लास में इतना कुछ खास है नहीं, और इनके लिए असली टेस्ट जो ईशान किशन के लिए आएगा अगर ऋषभ पंत नहीं आते हैं या टीम जो है केएस भारत पर दोबारा नहीं जाती है, संजू सैमसन पर नहीं जाती है, जो कि बहुत अनलाइकली है कि संजू सैमसन पर जाएगी टीम, तो फिर असली चैलेंज ईशान किशन के सामने आता है जब वो साउथ अफ्रीका के साथ खेलेंगे और उसके बाद जब वो इंग्लैंड के साथ होम सीरीज़ इंडिया की होगी। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग होगा कि जब फरवरी में इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ होगी तो जो विकेट कीपर हैं इंडिया के और इंग्लैंड के, वो बेटर उसमें कौन होता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा कि बेसबॉल को इंडिया कैसे झेलती, क्योंकि लास्ट जो एक मैच खेला था उसमें बेशो ही थे जिन्होंने इंडिया को उड़ा दिया था। 300 से ज़्यादा का टारगेट जो है वो चेस कर डाला था। और अब तो बेन स्टोक्स भी, भले वो उनके पास भी 3 विकेट, उनको भी 3 विकेट लेने हैं अपने 200 टेस्ट विकेट पूरे करने के लिए। वो 197 पर बैठे हुए हैं, पर उनका जो पैर है, जो उनका जो घुटना, उनका जो एंकल है, वो उनको मदद नहीं कर रहा है कि आप बॉलिंग करा सकें। क्योंकि मैं ये देख रहा था उनका भी जो करियर है बॉलिंग में नहीं अभी कर पा रहे हैं। उनका एवरेज T20 में ख़राब है। अभी लास्ट वर्ल्ड कप में उन्होंने सेंचुरी पहली बार मारी थी, 19 का एवरेज उनका बनता है। इस टेस्ट में यानी वनडे में शायद उनका 36 के आसपास का एवरेज है। बेन स्टोक्स ऑल्दो वनडे क्रिकेट अब नहीं खेल रहे हैं, हो सकता है उनको बुलाया जाए ये वर्ल्ड कप के लिए कि भैया आ जाइए, खेल लीजिए, हमें जो है रिटेन करना है वर्ल्ड कप। वो बेन स्टोक्स पर डिपेंड करता है। 47 के आसपास मेरे ख्याल से एवरेज बैठता है बेन स्टोक्स का टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन वो जो आपको हेडिंगली याद है 2019 में जब उन्होंने बॉलिंग की थी, धड़ाधड़, सो वो उनके पास नहीं है। अगर मैं पिछले 5 साल के रिकॉर्ड पर जाऊं बेन स्टोक्स के या इंग्लैंड क्रिकेट के, तो 10 से ज़्यादा ओवर के स्पेल जो है टोटल 11 जो है फेंके गए हैं। इसमें से भी 5 में जो है बेन स्टोक्स शामिल थे। यानी कि वो करिश्मा वो जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, वो इसीलिए अपनी बैटिंग पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं और बैटिंग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर रहे हैं। मगर ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी दाएं बाएं मार दे रहे हैं। मगर सवाल एक और इस बीच उठ रहा था, और वो ये उठ रहा था कि क्या बेन स्टोक्स को ऊपर आना चाहिए, मतलब नंबर 3 पर खेलना चाहिए, क्योंकि नंबर 3 का ही मसला चल रहा है। मोइन अली, हैरी ब्रोक और फिर अब ये बेन स्टोक्स को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर बेन स्टोक्स ऊपर 3 पर खेलेंगे तो उनको अपना क्रिकेट ही पूरा तरीके से बदलना पड़ेगा। क्यों? हो सकता है उनको धीरे खेलना पड़े, बॉलें ज़्यादा फेस करनी पड़े, है ना। और क्योंकि जो नीचे वो क्या कर रहे हैं, नीचे वो अपने वो
ज़्यादातर डॉट खेल रहे हैं लेकिन शॉट मार रहे हैं, वो सारा अपने ऊपर लोड ले रहे हैं। अब उधर लोड दोनों तरफ होगा, इनके पास भी होगा और क्योंकि टॉप 4 में तो बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी हैं तो दूसरी तरफ भी होगा। बट देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या बेन स्टोक्स नंबर 3 पर आते हैं। वैसे उनके लिए फिजिबल नहीं है, वो ना ही आए तो अच्छा है क्योंकि वो नंबर 6 पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए आखिरी खबर पर बात करते हैं। और लास्ट वीक एक रिपोर्ट आई थी कि इंग्लैंड क्रिकेट के एलीट से लेकर के ग्रास रूट लेवल तक सेक्सिज्म, रेसिज्म, इस बार ये रिपोर्ट आरटीआई के थ्रू इंडियन एक्सप्रेस ने निकाली है कि कितने खिलाड़ियों को डोप टेस्ट, क्रिकेट खिलाड़ियों पर डोप टेस्ट किया गया है। 2 बॉडीज होती हैं, एक है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उन्होंने ये आंसर्स दिया है, और जो कंडक्ट करती है वो उसने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा और नाडा। वाडा इंटरनेशनल है, नाडा नेशनल है। तो आरटीआई में रिवील हुआ है कि 5,961 बार जो है डोप टेस्ट किए गए। ये 2021 से 22 का सर्किल है। इसमें सिर्फ 114 क्रिकेटर्स हैं, या 114 बार जो है क्रिकेटर्स पर जो है वो डोप टेस्ट किया गया है। ठीक है, अब इसमें भी स्पार्कलिंग ये है कि रोहित शर्मा पर 6 बार डोप टेस्ट किया गया है। ये नहीं बताया गया है कि क्या निकला है रिजल्ट, बट ये पता लगा है कि मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और यूएई में ये 6 बार जो है रोहित शर्मा पर डोप टेस्ट कंडक्ट किया गया था। वहीं कुछ खिलाड़ी हैं जिन पर 1 बार जो है डोप टेस्ट किया गया है, और कुछ तो ऐसे हैं 25 में से 12 खिलाड़ी जिन पर 1 भी बार डोप टेस्ट नहीं किया गया है। वुमेन्स की जो बात करूं उसमें सभी वुमेन्स खिलाड़ियों पर कम से कम 1 बार डोप टेस्ट किया गया है, लेकिन स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर पर 3-3 बार जो है इन 2 सालों में डोप टेस्ट किए गए हैं। मैं अब आपको बताता हूं कि एक बार किस पर किया गया है और किन खिलाड़ियों पर 1 भी बार डोप टेस्ट नहीं किया गया है। तो 5,961 टेस्ट किए गए हैं और जिसमें से 114 क्रिकेटर्स पर टेस्ट किए गए हैं। अब मैं आपको एक बता दूं कि बीसीसीआई जो है वो नाडा से अछूता नहीं है, और ये आरटीआई जो रिकॉर्ड बताए हैं वो नाडा ने बताए हैं। तीसरी चीज़ 2019 से जो है वो नाडा के साथ बीसीसीआई का है कि मतलब बीसीसीआई भी डोपिंग उनके खिलाड़ियों पर होगा, मतलब क्रिकेटर्स पर भी होगा। अब जिन पर 1 बार किया गया है, 7 खिलाड़ी हैं जिन पर 1 बार डोपिंग टेस्ट किया गया है, जिसमें सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और एक और खिलाड़ी हैं चेतेश्वर पुजारा। इन पर 1 बार जो है वो डोप टेस्ट किया गया है। अब 25 जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं उसमें से 12 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर 1 भी बार डोप टेस्ट नहीं किया गया है। इसमें विराट कोहली शामिल हैं, मोहम्मद शामी शामिल हैं, मोहम्मद सिराज शामिल हैं, अर्शदीप हैं, श्रेयस अय्यर भी शामिल हैं, अर्शदीप सिंह भी शामिल हैं, उमेश यादव भी इसका हिस्सा हैं, ये सारे, वॉशिंगटन सुंदर भी इसमें हैं, संजू सैमसन हैं, केएस भरत हैं। ये कुछ खिलाड़ी हैं जिन पर 1 भी बार डोप टेस्ट नहीं किया गया है पिछले 2 सालों में। ये रिपोर्ट अपने आप में एक स्पार्कल खड़ा करती है कि देखिए, पहली बात तो हमको ये समझना 2 बातें यहाँ होंगी। क्या क्रिकेट में डोप टेस्ट की जरूरत है? बिल्कुल हाँ है, क्यों नहीं है, हमें क्या पता। और दूसरा, हमें भरोसा भी एक होता है कि हो सकता है हमारे क्रिकेटर्स इन तरह की चीज़ों का हिस्सा ना होते हों। चूँकि ये रिपोर्ट ये बात डिफाइन नहीं करती है कि जो खिलाड़ियों पर जो डोप टेस्ट हुए हैं वो पॉजिटिव आए हैं कि नेगेटिव आए हैं, बस ये नंबर्स बताती है। तो एक आध नाम और है, मैं बताता हूँ आपको। सिर्फ 2 नाम छूट रहे थे, हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा। ये 2 नाम हैं, केएस भरत हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, इसमें शार्दुल ठाकुर भी हैं, अर्शदीप सिंह हैं, जिन पर कोई डोप टेस्ट नहीं हुआ है। तो बाकी एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा हुआ है। मीराबाई चानू पर भी डोप टेस्ट किया गया है, इस रिपोर्ट ये बताती है। और
बाकी आप रिपोर्ट पूरी जाकर के इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर ज़रूर पढ़िए, आपको पता लगेगा कि क्या है। वैसे मैंने क्रिकेट को पूरी तरीके से कवर कर लिया है कि बाकी कुछ नाम अवेलेबल वैसे भी उसमें नहीं, आपको रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी कि और कौन कौन से नाम हैं। वैसे मैंने आपको पूरे तरीके से नाम दे दिए हैं। तो ये था आज का एपिसोड और आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। इसके अलावा रेडियो उड़ान पर बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आरजे हंट होने वाला है, उसके ऑडिशंस हो चुके हैं, मतलब लाइंस हमने बंद कर दी हैं। उड़ान आइडल सीज़न 4 चल रहा है एंड हमारे YouTube चैनल पर आप विज़िट कर सकते हैं। 11 के सब्सक्राइबर्स हैं, ज्वाइन बटन है, ज़्यादा एक अमाउंट फ़ीस नहीं है, 160 के आसपास अमाउंट फ़ी है, वो आप भर सकते हैं। आपको स्पेशल पर्क्स के साथ कंटेंट मिल सकता है। रेडियो उड़ान से कुछ कहना चाहते हैं तो रेडियो उड़ान की वेबसाइट अवेलेबल है www.radioudan.com, radioudan@gmail.com मेल है, इंस्टाग्राम है रेडियो उड़ान का, ट्विटर है, फेसबुक है, इवन व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम पर चैनल नहीं है ऑल्दो। मेरा जो है खुद का चैनल है मगर वो दूसरे नाम से है, वो हम डिस्कस करेंगे इंस्टाग्राम पर @ANOKHAANKIT, ट्विटर पर @अनोखा_अंकित, फेसबुक पर अनोखा अंकित, पेज भी है, प्रोफाइल भी है एंड इसके अलावा मैं व्हाट्सएप पर हूँ, बट वो आपसे डिस्कस करके जो है चैट करके बात होगी। तो ये कुछ मीडियम्स हैं जिससे आप हमसे बात कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को लेकर आपके कुछ कमेंट्स हो तो आप भेज सकते हैं, क्या आपकी प्रतिक्रियाएं हैं एंड इसके अलावा आपको इस शो से रिलेटेड कुछ शिकायत है तो वो आप बता सकते हैं। एंड अगले हफ्ते जब हम आएंगे तो हम चौथे टेस्ट मैच की बात करेंगे, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बात करेंगे। तीसरा एक ओडीआई बाकी है इंडिया बांग्लादेश का, क्योंकि सीरीज़ जो है वो डिसाइडर पर है, लास्ट ओडीआई। इसके अलावा श्रीलंका पाकिस्तान का हो सकता है दूसरा टेस्ट हो। एमएलसी के फाइनल तक हम शायद अगली बार पहुंच ही जाएंगे, उस पर ज़रूर बात करेंगे। एंड बाकी तो अभी कुछ खास होगा नहीं। सितंबर में आपको इंग्लैंड श्रीलंका की सीरीज़ ज़रूर इंग्लैंड में मिलेगी, लेकिन इसका कितना असर होगा, इसका कितना फ़ायदा श्रीलंका होगा ये देखना होगा। इंग्लैंड को इससे नुकसान नहीं हो, उनको बस अपनी स्ट्रेंथ, थोड़ी एक्सरसाइज, बॉडी जो है खोलने की मौका मिलेगा, स्ट्रैटेजीज बनेंगी, मगर असली जो खेल होगा वो श्रीलंका के लिए होगा। खुद को परखने का एक मौका उनको मिलेगा। मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट संडे, फिर से बात होगी क्रिकेट की दुनिया की, क्रिकेट की खबरों की, शॉकिंग खबरों की, स्कोर्स की, न्यूज़ की, हफ्ते भर मैंने क्या देखा, मैंने क्या ऑब्जर्व किया, वो सब होगा। लेकिन इस हफ्ते अब मुझे आपसे लेनी पड़ेगी विदा। जाने से पहले हमेशा की तरह अपना ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बाढ़ है, कहीं पर बारिश बहुत है, कहीं पर गर्मी से बुरा हाल है। तो आप जिस भी कंडीशन में है अपना ध्यान रखिए। अगर बारिश या बहुत ज़्यादा बारिश, बाढ़ है तो अपने आप को सुरक्षित रखिए, पानी से दूर रखिए। और अगर आप पानी आपके आसपास नहीं है, सूखा है, गर्मी है, तो फिर आप अपने आप को पानी के नज़दीक रखिए। अब वो आपको तय करना है आप किस कंडीशन में, आपको कहाँ रहना है। मैं यही कहूँगा, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। अपने दोस्तों और आस पड़ोस वालों को, अब थोड़ा कोविड नहीं है तो दौड़ कर घर पे गेट खटखटा कर बोलिए। रेडियो पे एक शानदार सा शो आता है क्रिकेट के ऊपर, अगर आपका क्रिकेट पे इंटरेस्ट है तो आप उसे सुन सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, शब्बा खैर।